जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? इमरान खान साहब से जेल के अंदर मुलाकातों पे पाबंदी अमलन खत्म हो चुकी है। ये मैं कैसे कह रहा हूं, ये मैं आपको पूरी डिटेल के साथ इसी वीलॉग में बताऊंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक फूट नजर आ रही है। ये फूट क्या है, ये भी पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं उनके साथ राब्ता नहीं हो रहा। वो कहाँ चले गए हैं, गायब हो गए हैं, या वो ज़ेरे ज़मीन है, या किसी ने उनको उठा लिया है। ये भी हम आपको पूरी डिटेल के साथ इसी वीलॉग में बताएंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब को CM नहीं बनने दिया जाएगा, क्यों नहीं बनने दिया जाएगा, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और हफ्ते के दिन से दोबारा एक ऐसी एहतजाजी तहरीक शुरू हो रही है जिससे मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान मफलूज होकर रह जाएगा। कैसे, ये भी हम आपको पूरी डिटेल के साथ इसी वीलॉग में बताएंगे। इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब के ऊपर मुलाकातों पे पाबंदी थी और पार्टी के बेतहाशा लोग जिन्होंने बड़ा राब्ता किया, बड़ी कोशिश की कि इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर मुलाकात हो जाए। इवन इमरान खान साहब ने खुद सुप्रीडेंट साहब से कहा, खुद जज साहब से कहा कि मैं क्योंकि इलेक्शन लड़ रहा हूं, मेरा क्योंकि टिकटों का इशू है, मेरा क्योंकि पार्टी के अमूर्स हैं, तो मुझे मौका दिया जाए कि मैं अपनी पार्टी की जो क़यादत है उसके साथ राब्ता कर सकूं, उसके साथ अलग मुलाकात कर सकूं। लेकिन मुझे अलग मुलाकात करने का मौका नहीं दिया जाता। जज साहब के हुक्म पे सिर्फ गौहर खान साहब को अलाउ किया गया था कि वो इमरान खान साहब के साथ तन्हाई में बैठ सकते हैं, लेकिन वहां पे भी जेल का अमला उनके साथ बैठता था। इसलिए इमरान खान साहब खुल के टिकटों का फैसला भी नहीं कर सके। लेकिन जब इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद जब मामलात कुछ पलटे, तो अब ऐसा लगता है कि जैसे इमरान खान साहब से जेल के अंदर मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो गई है। सबसे पहले रऊफ हसन साहब मिले और रऊफ हसन साहब ने इससे पहले 13 मरतबा कोशिश की थी और बाकायदा उन्होंने दरख्वास्त भी दी थी हाई कोर्ट में कि मैं इमरान खान साहब से मिलना चाह रहा हूँ और मैं क्योंकि सेक्रेटरी इतलात हूँ और मुझे अलाउ किया जाए कि मैं इमरान खान साहब से बात करके उनका जो नैरेटिव है वो कौम के सामने रख सकूं। लेकिन रऊफ हसन साहब को पहले मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन जो ही इलेक्शन हुआ तो उसके बाद रऊफ हसन साहब बाकायदा एक डिटेल के साथ मीटिंग करने में कामयाब हो गए इमरान खान साहब के साथ, और उसके बाद उन्होंने पूरी पार्टी का एक नैरेटिव दिया। फिर उसके बाद गौहर खान साहब मुसलसल मिलते रहे। बहरहाल गौहर खान साहब क्योंकि वकील भी हैं इमरान खान साहब के, तो वो वकालत की हैसियत से भी उनसे मुलाकात करते रहे। लेकिन अब वो बाकायदा चेयरमैन PTI या एक्स चेयरमैन PTI की हैसियत से भी इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। फिर शेर अफजल मरवत साहब पहले भी मिलते रहते थे, लेकिन अब एक नए अंदाज से वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। और आज एक जो बड़ी मुलाकात हुई वो असद कैसर साहब की हुई। असद कैसर साहब को पहले इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब उन्हें भी अलाउ कर दिया गया और असद कैसर साहब बाकायदा इमरान खान साहब के पास जाके उनके पास बैठ के पार्टी के अमूर उनके साथ डिस्कस करके वहां से बाहर निकले हैं। तो इससे यूं महसूस होता है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो पाबंदी थी कि वो किसी फैमिली मेंबर्स के अलावा या अपने वकला के अलावा किसी से नहीं मिल सकते, तो अब वो पाबंदी अमलन खत्म होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गिव एंड टेक हुआ है जिससे इमरान खान साहब को स्पेस दे दी गई और इमरान खान साहब अब उस स्पेस को इंजॉय कर रहे हैं। तो ये बात अगर डिक्लेयर की जाए या ये बात अमलन बड़े ज़ोर से कहा जाए कि इमरान खान साहब के ऊपर जो पाबंदी है वो ख़त्म हो गई है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि अब बैरिस्टर सैफ साहब भी इमरान खान साहब के साथ मिल रहे हैं और वो भी पार्टी अमूर उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी तब्दीली इस इलेक्शन के बाद देखने में आई और मेरा ख्याल ये खुशाइंद तब्दीली है, क्योंकि इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं इस वक्त, सबसे ज़्यादा मैंडेट भी इन्होंने हासिल किया है। तो उसके बाद तकाजा था कि इमरान खान साहब को अलाउ किया जाए कि वो अपनी पार्टी के अमूर चला सकें। तो मेरा ख्याल है अब स्टेट की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से एक सॉफ्ट कॉर्नर इमरान खान साहब के लिए डेवलप हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक और कंफ्यूजन भी क्रिएट हो चुका है कि क्या पार्टी का बयानिया एक ही है, क्या पार्टी की वेवलेंथ एक ही है, क्या पार्टी एक ही तरह सोच रही है। क्योंकि जब आज असद कैसर साहब मिले इमरान खान साहब से, तो बाहर आके उन्होंने ये ऐलान किया कि मुझे इमरान खान साहब ने अलाउ किया है कि मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ राब्ता करके एक ऐसी फिजा कायम करूं कि जिससे पाकिस्तान के अंदर सियासी अमूर ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब गौहर खान और शेर अफजल मरवत साहब मिलकर निकले तो उन्होंने कहा जी, इमरान खान साहब ने क्लैरिटी के साथ कहा है कि हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारी MKM के साथ कोई बात नहीं हो सकती। तो अब एक डिवीजन है इन दोनों की थाट्स में। असद कैसर साहब ये चाहते हैं कि सारी पार्टियों के साथ मिला जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता किया जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रब्ता किया जाए और MKM से भी रब्ता किया जाए। और उसकी वजह यह है कि असद कैसर एक वाहिद शख्स है जो सारी पार्टियों के साथ अलाइन है, सब पार्टियों के साथ इनका राब्ता है।
तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकी सियासी जमातों के साथ बिठाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जब वो बाहर निकल के आकर उन्होंने ये ऐलान किया तो उससे सब लोग सरप्राइज हुए और सब लोगों का ख्याल ये था कि इमरान खान साहब ने अपनी सोच बदल ली है और अब वो वक्त आ गया है कि जिससे एक सियासी मुफाहमत पाकिस्तान के अंदर शुरू हो सकती है, एक रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर अब पनप सकता है। लेकिन जब उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब मिले और गौहर खान साहब मिले तो बाहर आके जो उन्होंने ख्यालात का इजहार किया वो ख्यालात असद कैसर साहब के ख्यालात से मुख्तलिफ थे। तो उससे ये पता ये चला कि पार्टी के अंदर धड़े हैं और वो धड़े मुख्तलिफ डायरेक्शन में चल रहे हैं और उसी वजह से पार्टी दोबारा एक कन्फ्यूजन का शिकार नजर आ रही है। आज एक और चीज़ भी सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं जिसमें मुश्ताक गनी साहब शामिल हैं, उनका ये ऐलान था कि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में हमारे टिकट्स पे जीते हैं पार्टी का उनके साथ राब्ता ही नहीं है, हम उनसे राब्ता कर रहे हैं लेकिन वो हमें मिल ही नहीं रहे। और दूसरा, पार्टी का कोई कायद ऐसा नहीं है जो उन सबको इकट्ठा कर सके, उनका को फंक्शन कर सके और उनसे बाकायदा को हल्फनामा ले सके या उनसे उनकी कोई राय ले सके। तो आज तक इलेक्शन के बाद कोई इजलास हमारा नहीं हो सका और उन लोगों का कोई ग्रुप भी नहीं बना कि जिससे उस ग्रुप में उन सबको लोगों को शामिल किया जा सके। तो ये एक नई किस्म की सूरत हाल है कि अगर पार्टी ने वहाँ पे क्लीन स्वीप किया है तो वो अरकान कहाँ हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम पे वोट हासिल किए हैं, क्योंकि अभी तक पार्टी उनको इकट्ठा ही नहीं कर सके। और अगर हम डीप में जाकर देखें तो 83 लोग ऐसे हैं कि जो वहाँ पे कामयाब हुए हैं और वो पार्टी के रेडियस में नहीं है। अब वो 83 लोग कहाँ पे हैं? क्या वो घरों में बैठे हुए हैं? क्या वो ज़ेरे ज़मीन चले गए हैं? कहीं किसी जगह उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं या वो परवेज़ खटक साहब के राब्ते में हैं? वो हैं कहाँ पे? पार्टी को ये मालूम ही नहीं है। तो 83 अरकान इस वक्त पार्टी के रेडियस में नहीं है और ये जो खदशा है ये पार्टी के अपने लोग जाहिर कर रहे हैं कि अगर हमने उनको बुलाया ना, अगर हमने उनके साथ राब्ता न किया, अगर हमने उनको कनेक्ट ना किया उनको, तो फिर डेफिनेटली हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई क्राइसिस पैदा हो जाए। हो सकता है कि जब पार्टी का इजलास हो तो लोग गायब हो जाएं या असम्बली का इजलास हो तो उस वक्त भी वो गायब हो जाएं। बहरहाल इमरान खान साहब ने एक अच्छा फैसला ये किया कि उन्होंने असद कैसर साहब के भाई आकबुल्ला को उन्होंने स्पीकर बनाने का ऐलान कर दिया है। अब आकबुल्ला साहब मेरा ख्याल है वो इन लोगों से रब्ता करके, इन लोगों की मीटिंग बुला के, उनसे मुज़ाकरात करके उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर लेंगे। अगर ये हो गया तो बहुत अच्छा है और अगर नहीं होता तो याद रखिएगा कि सूरत हाल को बहुत फेवरेबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वहां पे नहीं होगी। अगर वो इस साइड पे अली अमीन गंडापुर साहब पे जोर देंगे तो ये जो 83 अरकान इस वक्त कहीं दाएं बाएं हुए हैं ये गायब भी हो सकते हैं और अगर ये गायब हो गए तो फिर इजलास में ये शरीक नहीं हो सकेंगे और अगर ये इजलास में शरीक ना हुए तो फिर जाहिर है उसके बाद गवर्नमेंट नहीं बन सकेगी इमरान खान साहब की। तो ये बड़ा सीरियस इशू है इमरान खान साहब के लिए। इन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर उन सब लोगों को अपने रेडियस में लेके आएँ, उन सबको अपने साथ बिठाएं और एक स्ट्रेंथ शो करें पाकिस्तान के अंदर कि ये हमारे अरकान हैं और ये वहाँ पे गवर्नमेंट बना रहे हैं। लेकिन सर-ए-दस्त वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। आज पार्टी ने दो अहम ऐलान किए और दोनों अहम ऐलान वाकई अहम है। पहले तो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए उमर अयूब साहब का नाम दे दिया गया। उमर अयूब साहब वाकई जेन्युइनली एक पॉलिटिकल वर्कर है और उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के पोते हैं और 3 नस्लों से इनका ख़ानदान सियासत के अंदर है और बड़े ही शानदार इंसान है और एस्टैब्लिशमेंट भी इनके लिए बहुत लीनियट है, उसका रवैया भी इनके साथ बहुत अच्छा है। यही वजह है कि जब इनके ऊपर 9 मई के केसेस बने तो अभी तक इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। ये अपने वालिद के जनाजे में भी आए थे और वहाँ पे भी जनाजा पढ़ के चले गए, किसी ने वहाँ पे भी इनको नहीं रोका और उसके बाद इलेक्शन के दौरान भी इनके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं हुई और इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इलेक्शन लड़ा। इनकी लीड बड़ी शानदार है। तो उमर अयूब साहब एक ऐसे इंसान है कि अगर इनको इमरान खान साहब थोड़ी सी स्पेस देते हैं तो ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मामला तय कर सकते हैं और बाकी सियासी जमातों के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में भी रहे हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे भी रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी इनके कनेक्शन बहुत अच्छे हैं। तो ये बहुत सारे मामला तय कर सकते हैं। इसके साथ साथ पंजाब में मियां असलम इकबाल साहब को सीएम का उम्मीदवार ठहराया गया पार्टी की तरफ से। यह फैसला भी बड़ा शानदार है क्योंकि मियां असलम इकबाल साहब भी ऐसे इंसान हैं कि जिसके साथ सब लोग कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन पैदा हुआ कि आज ऐलान यह किया गया कि बलूचिस्तान में हमारे जो उम्मीदवार होंगे सीएम के लिए वो सालार साहब होंगे और अब पूरा पाकिस्तान सालार को तलाश कर रहा है क्योंकि सालार किसी जगह एग्जिस्ट ही नहीं करता। और या तो इमरान खान साहब को गलतफहमी हो गई है या फिर हो सकता है कि कोई सालार हो लेकिन उसके नाम के आगे पीछे कुछ और लगता हो, और तीसरा ये भी हो सकता है कि वाकई को क्याफा शनासी हो या फिर मौकलात ने बताया हो कि सालार जो है वो बड़ा ज़बरदस्त इंसान हो सकता है बलूचिस्तान के अंदर पार्टी के लिए।
तो अब पार्टी सलार को तलाश कर रही है कि सलार कौन है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो पार्टी के लोग हैं वो सब हैरत से एक दूसरे की तरफ देख के कह रहे हैं कि वहां पे तो कोई सलार है ही नहीं जो हमारा जीता हो। बहरहाल मैं खुद भी तलाश कर रहा हूं और रात तक अगर मुझे मिल गया तो कल के वीलाक में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस सलार की बात हो रही है जिसे इमरान खान साहब से जेल से ही बलोचिस्तान के लिए चीफ मिनिस्टर नामजद करने का फैसला कर लिया। बहरहाल ये एक बड़ा अच्छा फैसला है और इस फैसले का आने वाले दिनों में पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि अब वो लोग लेके सामने आ रहे हैं कि जिनकी वाकई क्रेडिबिलिटी भी है, जिनके फेस भी हैं और जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात को तय भी कर सकते हैं। यहां एक और चीज आपको बताता चलो कि अली अमीन गंडापुर साहब के लिए स्पेस क्रिएट नहीं हो रही। एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल राजी नहीं हो रही कि अली अमीन गंडापुर साहब को सीएम बनाना चाहिए। तो उसके लिए एक क्लियर लाइन है कि वो लोग जो 9 मई के मामलात में मुलव्वस हैं उनके लिए स्टेट एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और उनमें अली अमीन गंडापुर साहब शामिल हैं। ये जो एक तासुर दिया जा रहा था पाकिस्तान के अंदर के इलेक्शन के बाद, एक गिव एंड टेक हुई है और अब 9 मई के जो मुलजिम हैं उनको स्पेस दी जा रही है। शायद उनकी सजाएं ना हो सकें, शायद उन्हें एस्टैब्लिशमेंट माफ़ कर दे, शायद उनमें से कुछ लोगों को साइड पे कर दिया जाए और उनको कहा जाए कि आप अगर सिस्टम में आ जाते हैं तो आपके साथ हाथ होला रखा जाएगा। लेकिन अब एक क्लियर लाइन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आ चुकी है कि वो लोग जो 9 मई के सानहों में मुलव्वस हैं उनको किसी किस्म की स्पेस नहीं दी जाएगी। और उसमें अली अमीन गंडापुर साहब पहली लाइन में आते हैं, जिन्होंने 9 मई के वाकयात बाकायदा डिजाइन किए थे। तो अली अमीन गंडापुर साहब को स्पेस नहीं मिल रही और मेरी जाती रीडिंग यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब को एस्टैब्लिशमेंट सीएम नहीं बनने देगी और मेरा नहीं ख्याल कि इनके लिए कुछ स्पेस निकाली जा सकेगी। और वैसे भी आपको पता चल गया होगा कि जब 2021 में कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए थे, आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो वहां पे इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स की खिलाफ वर्जी की थी उसका केस अब दोबारा एक्टिव हो गया और वहां से इनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। और अब कश्मीर पुलिस जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब को तलाश कर रही है और जो ही ये किसी जगह पे पेश हुए इनको फौरी तौर पर पुलिस गिरफ्तार करके आज़ाद कश्मीर की पुलिस के हवाले कर देगी और उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर साहब मुजफ्फराबाद में आपको नजर आएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि सीएम की हैसियत से इन्हें ओथ लेने या वोट लेने का मौका मिलेगा। यहां पे इमरान खान साहब को कोई और मोतदिल मज़ाज शख्स सामने लाना पड़ेगा। अली मोहम्मद खान साहब उन लोगों में शामिल हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर उन्हें यह मौका दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। असद कैसे साहब भी उन लोगों में शामिल हैं। अगर असद कैसे साहब को भी सूबाई असम्बली से इलेक्ट करवा के अगर सीएम बनाने की कोशिश की जाए तो वो भी बहुत अच्छा होगा। अब इमरान खान साहब की तरफ से एक दूसरा ऐलान यह किया गया कि हफ्ते के अंदर एक पुरअमन एहतजाज करना है। तमाम लोग जो हमारी पार्टी के हैं वो अपने घरों से निकले, पुरअमन रहें और इलेक्शन कमीशन या आरओज के जो ऑफिसेज हैं वहां उनके सामने बैठ के अपना हक तलब करें, उन्हें कहें कि हमारा जो वोट बैंक है हमें वापस किया जाए। अब सवाल यह कि क्या ये एहतजाज एक दिन का रहेगा या उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये और मेरी इंफॉर्मेशन भी ये है कि ये पहला एक मरहला है एहतजाज का। सबसे पहले पार्टी ये चेक करेगी कि क्या वाकई लोग बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते। अगर लोग बाहर निकले और पार्टी को ये महसूस हुआ कि पार्टी अभी भी हमारे हाथ में, हमारे वर्कर्स हमारे हाथ में और पब्लिक हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो फिर उसके बाद एक और कॉल दी जाएगी। उस कॉल के बाद एक तीसरी कॉल दी जाएगी जो लॉन्ग मार्च की कॉल होगी और उस वक्त तक ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बन चुकी होगी और फिर स्टेट मशीनरी बाकायदा उसके अंदर इस्तेमाल होगी और फिर खैबर पख्तूनख्वा से काफिले वफाक की तरफ आना शुरू हो जाएंगे और जब वहां से काफिले आए तो फिर पंजाब से भी काफिले निकलेंगे। तो ये पहला मरहला है जिसमें पार्टी सिर्फ अपने मसल चेक कर रही है और अगर ये मसल्स चेक हो गए तो उसके बाद जो अगले मरहले होंगे वो दोबारा पाकिस्तान को 2022 की तरफ ले जाएंगे। इमरान खान साहब बहरहाल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और अब एक नया एहतजाज का सिलसिला शुरू हो रहा है। आज जेल में इमरान खान साहब ने रिपोर्टर से बात करते हुए अमेरिका से भी अपील की है कि पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म के इलेक्शंस हुए अमेरिका को चाहिए कि वो रियासत के ऊपर दबाव डाले कि पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन होने चाहिए। उस पर रिपोर्टर्स ने फिर उनसे पूछा कि जनाब आप तो अमेरिका के खिलाफ थे और आपने फिर अचानक अमेरिका से मदद क्यों मांग ली। तो उस पर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों गड़बड़ा गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा जी ठीक है वो पुरानी बात हो गई है, लेकिन अब अमेरिका को चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए दबाव गवर्नमेंट के ऊपर डाले। तो एक जो दूसरी पॉलिटिकल हाइपोक्रेसी है वो भी सामने आई कि एक साइड पे आप साइफर पे अमेरिका को रगेद रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारी गवर्नमेंट अमेरिका ने गिराई थी और दूसरी तरफ अब नई गवर्नमेंट बनाने के लिए आप उसी अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। तो इस चीज़ का क्या जवाब हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस मामले में कोई जवाब होगा
और यही इस पार्टी का सबसे बड़ा अलमिया है कि जब ये नया बयान देते हैं तो पिछले बयान से मुकम्मल तौर पे मुनहरफ हो जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मैं इमरान खान को अप्रिशिएट करता हूँ कि इमरान खान ने कौमी असम्बली का हिस्सा बनने और उसके साथ साथ मुतदिल जो फेसेस हैं उसको सामने ला के वाकई कमाल कर दिया है। और अब इनकी तरफ से जो अमन की झंडी लहराई जा रही है, मेरा ख्याल है स्टेट को और दूसरी सियासी जमातों को उसे उठा लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि अगर इमरान खान साहब भी लचक दिखा रहे हैं तो स्टेट को भी लचक दिखा के इस मौके का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान को स्टेबल करना चाहिए। पाकिस्तान अगर स्टेबल नहीं होगा तो फिर ये मुल्क नहीं चल सकेगा।